हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग फेस ऑफ सेंट्रल बैंकिंग। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वो फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल हैं, मतलब वो कौन कौन से कारण हैं जिसके वजह से जो सेंट्रल बैंकिंग है उसने अपने काम करने के तरीके में चेंजेस लाए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इतना तो पता ही होगा कि अपने कंट्री का सेंट्रल बैंक कौन सा है। और इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ही करिएगा। तो चलो हम लोग फैक्टर्स देखते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर कौन सा है? सबसे पहला फैक्टर है फ्लो ऑफ कैपिटल। देखो, फ्लो ऑफ कैपिटल बिटवीन नेशंस इन्हांस द रोल ऑफ सेंट्रल बैंक। मतलब ये जो फ्लो ऑफ कैपिटल है, मतलब ये जो पैसे का फ्लो है दो नेशंस के बीच में, मतलब यहाँ का पैसा वहाँ, वहाँ का पैसा यहाँ, तो इससे क्या हुआ? इससे जो सेंट्रल बैंक का काम जो है वो क्या हो गया? इन्हांस्ड हो गया। इन्हांस मीन्स इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। अब ये जो फ्लो हो रहा है पैसे का, उसको रेगुलेट करने के लिए, मीन्स उसको कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक को क्या करना पड़ेगा? अपने काम करने के तरीके को चेंज करना पड़ेगा ना। एंड टू रेगुलेट द फ्लो एंड कंट्रोल फ्लैक्चुएशन इन द एक्सचेंज रेट। तो फिर ये जो फ्लो है उसको कंट्रोल करने के लिए और वो जो ये जो फ्लक्चुएशन हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक को क्या करना पड़ रहा है? अपने काम करने की तरीके को चेंज करना पड़ रहा है। तो पहला क्या है? पहला फैक्टर कौन सा था? फ्लो ऑफ कैपिटल। अब दूसरे फैक्टर पे आते हैं। दूसरा फैक्टर क्या है? यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर। अब क्या हो गया? टाइम के साथ साथ इंटरनेट आ गया। तो इंटरनेट का यूज़ कहाँ कहाँ पे होने लगा? बैंकिंग में होने लगा, फिर फाइनेंशियल सेक्टर्स में होने लगा, और जितनी भी एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, मतलब और जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उन सब में किसका यूज़ होने लगा? आईटी का यूज़ होने लगा। आईटी मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन्स इंटरनेट, कंप्यूटर, ये सब का यूज़ होने लगा। तो इसके वजह से क्या हुआ? इसके वजह से भी हैज़ स्टार्टेड ब्रिंगिंग चेंजेस इन सेंट्रल बैंक। तो इसके वजह से भी क्या हो गया? सेंट्रल बैंक को अपने काम को चेंज करना पड़ा, मतलब अपने काम करने के तरीके को चेंज करना पड़ा। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, द मॉनेटरी पॉलिसी हैज़ टू बी फ्रेम्ड अकॉर्डिंगली। आप लोगों को इतना तो पता ही होगा कि सेंट्रल बैंक का काम क्या है। सेंट्रल बैंक का काम क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी बनाना। मीन्स मनी से रिलेटेड कोई भी पॉलिसी है तो उसको कौन बनाता है? सेंट्रल बैंक ही बनाता है। मनी से रिलेटेड जो पॉलिसी है वो भी बनाता है, जो पैसा छापने का काम है वो भी सेंट्रल बैंक ही करता है। ये सब तो पता ही होगा ना आप लोगों को। तो फिर अब ये सब की वजह से, मतलब इंटरनेट आने के बाद इसको क्या करना पड़ा? सेंट्रल बैंक को क्या करना पड़ा? सेंट्रल बैंक को मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स मनी से रिलेटेड जो पॉलिसीज़ हैं उसको भी उसके अकॉर्डिंग ही फ्रेम करना पड़ा, मीन्स बनाना पड़ा। ठीक है। सेंट्रल बैंक एडॉप्टेड मेजर्स सूटेबल टू चेंजिंग टाइम्स। मीन्स सेंट्रल बैंक को ऐसे ऐसे चीज़ों को अडॉप्ट करना पड़ा जो क्या हो? सूटेबल हो। किसको सूटेबल हो? चेंजिंग टाइम्स को। मीन्स जैसे जैसे टाइम बदल रहा है तो वैसे वैसे काम करने के तरीके को भी बदलना पड़ेगा ना। तो उसको ऐसे तरीके को अडॉप्ट करना पड़ा जो टाइम को सूट करे। थर्ड है टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है आप लोगों को तो पता ही होगा। इन्फ्लेशन मीन्स होता है महंगाई। तो फिर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना ये क्या है? प्रियोरिटी है ऑफ मेनी सेंट्रल बैंक। मीन्स सेंट्रल बैंक का प्रियोरिटी काम कौन सा है? सेंट्रल बैंक का मतलब प्रियोरिटी मीन्स टॉप या सबसे इम्पॉर्टेंट काम कौन सा है कि वो क्या करे? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे सॉरी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे मीन्स महंगाई को कंट्रोल करे। और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इम्पॉर्टेंट ड्यू टू एक्सपांशन ऑफ क्रेडिट। क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि जो सेंट्रल बैंक है वही लोन वगैरह प्रोवाइड करता है, फिर इसके बाद इंटरेस्ट का क्या रेट होगा, ये सारी चीज़ें सेंट्रल बैंक ही सेट करता है। तो फिर इसके वजह से इसको क्या करना पड़ रहा है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा।
और दूसरा ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मीन्स जो पैसा यहाँ से वहाँ हो रहा है। एक तरफ से बोल सकते हैं कि मार्केट में जब पैसे की कमी पड़ती है या जब पैसे की कमी आती है तब सेंट्रल बैंक ही उस कमी को लेकर काम करता है। तो इस वजह से सेंट्रल बैंक का मेन काम है कि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे। अब थर्ड पॉइंट क्या है, ग्रोथ वर्सेस प्राइस स्टेबिलिटी हैज़ टू बी एड्रेस्ड एमिकेबली बाय सेंट्रल बैंक टू अचीव बोथ। तो फिर सेंट्रल बैंक को उस हिसाब से रूल्स या मीन्स पॉलिसीज़ वगैरह बनानी पड़ती है जिससे ग्रोथ मीन्स ग्रोथ भी हो और हर एक चीज़ का प्राइस क्या हो, स्टेबल हो। तो ये दोनों भी चीज़ को ये क्या कर सके, सेंट्रल बैंक अचीव कर सके। अब फोर्थ पॉइंट है फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का क्या मतलब होता है? फाइनेंशियल इंक्लूजन मीन्स होता है समाज में जो पिछड़े हुए लोग हैं और जो कम उम्र के लोग हैं उनकी फाइनेंशियली हेल्प करना। तो उनकी फाइनेंशियली हेल्प करना बिकम इम्पॉर्टेंट इन पुअर एंड डेवलपिंग कंट्रीज़। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कहाँ इम्पॉर्टेंट है? पुअर और डेवलपिंग कंट्रीज़ में। तो इसके लिए सेंट्रल बैंक को क्या करना पड़ेगा? सेंट्रल बैंक को इनोवेटिव मेथड्स को एडॉप्ट करना पड़ेगा ताकि वो क्या कर सके, वो हेल्प कर सके। किसकी हेल्प कर सके? पुअर लोगों की और डिसएडवांटेज्ड सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन मीन्स ऐसा सेक्शन जिसको अभी तक कोई एडवांटेज ही नहीं मिला है। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है? इन एडिक्वेट क्वांटिटी मीन्स प्रॉपर क्वांटिटी में और एंड एट रीजनेबल कॉस्ट और प्रॉपर कॉस्ट में, ये नहीं कि बहुत महंगा, एकदम प्रॉपर कॉस्ट में। सेंट्रल बैंक इन्वॉल्व्स बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू अचीव बोथ मीन्स ये जो गोल है उसको अचीव करने के लिए सेंट्रल बैंक किसकी हेल्प लेगा? बाकी बैंक्स की और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की। तो चौथा ए भी कारण है जिसके वजह से सेंट्रल बैंक को क्या करना पड़ा? अपने काम करने के तरीके को बदलना पड़ा। अब फिफ्थ, इंट्रोड्यूसिंग इनोवेटिव मेथड्स। Banking and financial sector started introducing innovative methods of business and as well as new products. Means banking और जो बाकी financial sectors हैं उन लोगों ने क्या किया? innovative methods का यूज़ करना चालू कर दिया। कहाँ पे? business में। और उन्होंने क्या किया? नए नए प्रोडक्ट्स का भी यूज़ करना चालू कर दिया। तो उसके वजह से क्या हुआ? एट प्रेजेंट जो कमर्शियल बैंक है उनको भी क्या करना पड़ रहा है? वही सेम फंक्शंस क्या करना पड़ रहा है? परफॉर्म करना पड़ रहा है। और अलॉन्ग विथ डैट ऑफरिंग मेनी प्रोडक्ट्स और उसके साथ साथ उनको क्या करना पड़ रहा है? प्रोडक्ट्स ऑफर करने पड़ रहे हैं। कौन कौन से प्रोडक्ट्स? जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया, फिर सर्विसेज हो गया, कंसल्टेंसी सर्विसेज हो गया, फिर इंश्योरेंस हो गया, एक्सेट्रा। अब 6 पॉइंट है रैपिड ग्रोथ ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। Rapid growth of financial market in various countries and their interdependence poses a big challenge to central bank. अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हर कंट्री में क्या होने लगा? फाइनेंशियल मार्केट ओपन होने लगा। और ये जो फाइनेंशियल मार्केट ओपन हुआ ये कैसे ओपन हुआ? ये इंटरडिपेंडेंस मीन्स ये मतलब डिपेंड रहता है। समझो जैसे अपनी कंट्री का कोई फाइनेंशियल मार्केट किसी दूसरी कंट्री में ओपन हुआ तो उस हिसाब से वो आधा उस कंट्री के ऊपर डिपेंड है और आधा अपनी कंट्री के ऊपर डिपेंड है। तो इससे क्या हो रहा है? इससे एक बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है। किसके पास आ रहा है? सेंट्रल बैंक के पास आ रहा है। तो सेंट्रल बैंक आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड गाइडलाइंस, रेगुलेट देम विदाउट इंट्रोड्यूसिंग टू मच। तो अब ये जो फाइनेंशियल मार्केट है वो सेंट्रल बैंक से क्या उम्मीद करती है? वो सेंट्रल बैंक से ये उम्मीद करती है कि सेंट्रल बैंक उनको गाइडलाइंस प्रोवाइड करे और उनको कंट्रोल करे बिना ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर डाले। दिस बैलेंसिंग एक्ट इज़ अ मेजर चैलेंज फॉर सेंट्रल बैंक। तो फिर ये भी जो चीज़ है उसके वजह से भी क्या हुआ? सेंट्रल बैंक को एक बहुत बड़ा चैलेंज ही मिल रहा है। तो उसके हिसाब से भी जो सेंट्रल बैंक है
उसको अपने काम करने के तरीके में चेंजेस लाना पड़ा। इसके बाद है एमर्जेंस ऑफ विजुअल करेंसी। अब मार्केट में क्या हो गया, विजुअल करेंसी आ गया। विजुअल करेंसी कैसे, जैसे कि बिटकॉइन, ठीक है, बिटकॉइन हो गया। फिर एक्सचेंज रेट और ये जो इंटरेस्ट रेट है उसमें जो फ्लक्चुएशन होता है। फिर चेंजेस इन एसेट्स प्राइस, मीन्स ये जो एसेट्स का प्राइस है, मीन्स जो चीज़ों का जो प्राइस है वो क्या होता है, बढ़ता है घटता है एक्सेट्रा। तो ये सब चीज़ भी क्या हो गया, ये जो सेंट्रल बैंक है उसके लिए चैलेंज डालने लगा। और ये सारी जो चैलेंजेस है वो क्या कर रही है, इंडिकेट कर रही है चेंजिंग रोल ऑफ सेंट्रल बैंक। तो फिर इस सब चैलेंजेस की वजह से सेंट्रल बैंक को क्या करना पड़ा, अपने काम करने के तरीके को चेंज करना पड़ा। 8th पॉइंट है रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शंस। इसका मतलब क्या होता है, रेस्ट्रिक्शंस मीन्स जो रुकावटें हैं उसको रिमूव कर देना। तो डब्ल्यू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसने क्या किया, उसने सारे रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया, जिससे लिबरलाइज ट्रेड एंड बिजनेस एनवायरनमेंट रिजल्टेड इन मोर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जिसके वजह से क्या होने लगा, जिसके वजह से जो ट्रेड है, जो पैसे का मतलब जो लेन देन है एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ, ये सब चीज़, ये सब क्या हो गया, ये लेन देन क्या हो गया, बढ़ गया। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स क्या हो गए, ज़्यादा हो गए। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मीन्स जो पैसे का जो ट्रांजेक्शन होता है वो क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो इसके वजह से क्या हुआ, इसके वजह से सेंट्रल बैंक हैव टू इक्विप देमसेल्व्स। अब सेंट्रल बैंक ने क्या किया, अपने आप को तैयार किया विथ वेरियस पॉलिसीज एंड टूल्स टू मैनेज कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। तो सेंट्रल बैंक ये सारी मुसीबतों को फेस कर सके, उसलिए सेंट्रल बैंक ने क्या किया, सेंट्रल बैंक ने पॉलिसीज़ बनाई, और ताकि वो क्या करे, ये जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, मीन्स ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पर बहुत कंपटीशन है, उसको मैनेज कर सके। तो हमने अब तक 10 पॉइंट पढ़ी है, किसकी, सेंट्रल बैंक की ना, वो फैक्टर्स जो रेस्पॉन्सिबल हैं उसके हमने अब तक 10 पॉइंट्स पढ़े हैं। कौन कौन से पॉइंट्स थे, फ्लो ऑफ कैपिटल आप समझ गए होंगे। उसके बाद यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फ्लो ऑफ कैपिटल में हमने क्या पढ़ा था, दो कंट्रीज़ के बीच में पैसे का लेन देन, जिसके वजह से सेंट्रल बैंक का काम बढ़ गया, और सेंट्रल बैंक को ये जो कैपिटल का फ़्लो हो रहा है, मीन्स ये जो पैसे का फ़्लो हो रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ा, रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज़ बनानी पड़ी। तो या बोल सकते हैं अपने काम को चेंज करना पड़ा। तो पहला पॉइंट था फ्लो ऑफ कैपिटल, दूसरा था यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें हमने क्या पढ़ा, इसमें हमने ये पढ़ा कि जैसे ही इंटरनेट आया तो हर एक बैंक, हर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सबका जो अपना काम करने का तरीका था, या जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी, मीन्स पैसे से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ थी, उन सारी चीज़ों में चेंजेस आ गए। तो फिर उस हिसाब से सेंट्रल बैंक को भी क्या करना पड़ा, मॉनेटरी पॉलिसी को फ्रेम करना पड़ा। फिर तीसरा हमने पढ़ा टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक को ऐसी पॉलिसीज़ बनानी होंगी जिससे वो ग्रोथ और प्राइस स्टेबिलिटी दोनों को भी अचीव कर सके। तो उसको नई नई पॉलिसीज़ बनानी पड़ी, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि उसको अपने काम करने का तरीका उस वजह से भी चेंज करना पड़ा। उसके बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन में हमने क्या पढ़ा, फाइनेंशियल इंक्लूजन में हमने ये पढ़ा कि सेंट्रल बैंक का काम क्या है, कि वो ये जो पिछड़े हुए लोग हैं, और ये जो कम उम्र के लोग हैं, और ये जो जितने भी डिसएडवांटेज सेक्शंस जो भी हैं पॉपुलेशन के, उनकी वो क्या करे, फाइनेंशियली हेल्प करे, उनको सारी चीज़ें प्रॉपर क्वांटिटी और प्रॉपर कॉस्ट पे मिले। और इस गोल को अचीव करने के लिए भी सेंट्रल बैंक को क्या करना पड़ा, नए नए मेथड्स को अचीव करना पड़ा, और बैंक, जो बाकी बैंक है और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी हेल्प लेनी पड़ी। फिर हमने पढ़ा रैपिड ग्रोथ ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। इसमें हमने क्या पढ़ा कि हर कंट्री में क्या हो रहा है, फाइनेंशियल मार्केट ओपन हो रहा है, और इससे क्या हो रहा है, जो इंटरडिपेंडेंस है वो बढ़ रहा है, और एक बहुत बड़ा चैलेंज डाल रहा है सेंट्रल बैंक के ऊपर। और सेंट्रल बैंक को इसको मैनेज करने के लिए भी नए नए रूल्स सेटअप करने पड़ रहे हैं। और ये जो बैलेंसिंग एक्ट है, ये भी एक क्या है, एक मेजर चैलेंज बन गया है सेंट्रल बैंक के लिए। फिर हमने पढ़ा एमर्जेंस ऑफ विजुअल करेंसी, मीन्स मार्केट में विजुअल करेंसी आ चुकी हैं। तो विजुअल करेंसी के वजह से ये जो सेंट्रल बैंक है उसका क्या हो गया, काम बढ़ गया, और इसके वजह से जो
हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो चैलेंज है वो क्या करता है, वो इंडिकेट करता है चेंजिंग रोल ऑफ सेंट्रल बैंक। फिर इसके बाद था रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शन। इसमें हमने पढ़ा कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसने क्या किया है, जो भी ट्रेड के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस हैं, रुकावटें हैं, उसको हटा दिया, जिसके वजह से एक मतलब दो कंट्रीज़ के बीच में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बढ़ गए। और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रोकने के लिए अब बोल सकते हैं, या जो भी है प्रॉपर उसको मैनेज करने के लिए सेंट्रल बैंक को क्या करना पड़ा, अपने आप को पूरा रेडी करना पड़ा, पूरा बोलते हैं ना सजाना पड़ा। ऐसे इक्विप का तो मतलब ऐसे ही हो गया, मीन्स उसको अपने आप को ऐसे तैयार करना पड़ा पॉलिसीज़ के साथ और टूल्स के साथ, ताकि वो ये जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है उसको मैनेज कर सके। तो मैंने लॉन्ग में और शॉर्ट में दोनों में भी एक्सप्लेन कर दिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। Actually, this is the second video of mine, so there is a bit lack of confidence in me. आप लोग बस इस पर फोकस करना कि मैंने आप लोगों को समझाना क्या चाहा है। और ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ चुका है पहले एग्ज़ाम्स में। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और ट्राई करना है अपने ओन वर्ड्स में लिखने के लिए। लाइक मैंने जो भी एग्जांपल्स वगैरह दिए होंगे, या मैंने आप लोगों को कहीं ना कहीं लगा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा ही एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो फिर मैं इसीलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों को रट्टा मार के कुछ नहीं लिखना है, आप लोगों को अपने ओन वर्ड्स में ही लिखना है। तो आप लोगों के माइंड में जितना मतलब एक होता है ना, हिंदी में आता जाएगा तो आप उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में अपने ओन से लिखते जाओगे। तो एटलीस्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि उस पॉइंट में आपको लिखना क्या है, ये आइडिया होना चाहिए। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और कमेंट कर देना। मुझे कमेंट में ये बताना कि अपने कंट्री का सेंट्रल बैंक जो है उसका नाम क्या है। बाकी थैंक यू।